my dear students, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, चैप्टर नंबर 1, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे। एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे इवॉल्व होता है। तो उसमें हमने ढेर सारे साइकोलॉजिस्ट के मेजर कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक आपकी बुक में जो बॉक्स दिया है दैट इज 1.1 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप होता है, इंडिया में साइकोलॉजी कहां से आती है, कैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट जो है इंडिया में होता है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था, यहाँ भी सेम वही चीज कह रही हूँ कि एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, या आपकी बुक से पढ़ रहे हो तो एक पेंसिल लेके बैठो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लाइन में यहाँ पर आपको बताती हूँ उन सभी को हाईलाइट कर लेना, उन सभी को नोट डाउन कर लेना। सो उससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, द इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज रिच इन इट्स फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस एंड रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सेल्फ माइंड बॉडी रिलेशंस एंड वेराइटी ऑफ मेंटल फंक्शंस सच एज कॉग्निशन, perception, illusion, attention and reasoning, etc. इंडिया में जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, साइकोलॉजिकल नहीं कहा मैंने, क्या कहा, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। माइंड पर फोकस करना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर फोकस करना, माइंड और बॉडी का रिलेशन क्या एक चीज़ है, मेंटल फंक्शंस कैसे होते हैं, कॉग्निशन कैसे होता है, कैसे हम चीज़ों को याद करके रखते हैं, परसेप्शन कैसे होता है, इल्यूजन कैसे होता है, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को देख के इल्यूजन हो जाता है, अटेंशन आप कैसे पे करते हो, आप कैसे रीजन करते हो, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। लेकिन कहाँ, इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में। एंड अनफॉर्चुनेटली फिलोसॉफिकल रूट्स इन द इंडियन ट्रेडिशन हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पर ये एक चीज कही जा रही है कि इंडिया की जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, इंडिया की जो फिलोसॉफी रही है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही इंडिया में फिलोसॉफी थी जहां हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करते थे। अभी ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बोले तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये सब तो हम साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो फिर इंडिया में तो मतलब साइकोलॉजी बहुत पहले से थी, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज नहीं है। इंडिया की फिलोसॉफी जो है वो साइकोलॉजी को या साइकोलॉजी के फिनोमिना को या मॉडर्न साइकोलॉजी को इंडिया में डेवलप नहीं करती है। और जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट वेस्टर्न डेवलपमेंट से होता है, सेम वे में इस साइकोलॉजी का डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी की वजह से होता है। मतलब कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हो जाती है, फिर इंडिया में ये एक चीज होती है कि हमारे यहाँ भी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और फिर हम जो है साइकोलॉजी की तरफ फोकस करते हैं, और उस इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को हम भूल जाते हैं जो सालों से इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ये एक हमारे यहाँ की थोड़ी सी जो है मतलब दुर्भाग्य है इंडिया का, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में जो है साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होती है। अब कैसे होती है, सो देखो, some attempts have been made to find points of departure from both within and the country and abroad, दोनों ही जगह से, मतलब कंट्री के अंदर से भी और कंट्री के बाहर से भी कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुई है, हम उस एक चीज को डिस्कस करेंगे और एक एक करके हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। आपको जस्ट क्या करना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से आराम से सुनना है, लास्ट तक आते आते हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सो देखो, these attempts have tried to establish the truth value of various assertions in Indian philosophical traditions through scientific studies। हमने क्या किया, इंडिया जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थे उनको साइंटिफिकली स्टडी किया, और वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है उनसे भी चीजों को जो है मतलब बोरो करते हुए, और इन सारी चीजों के थ्रू इंडिया में साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होती है। इंडिया में जो साइकोलॉजी, जो मॉडर्न एरा है इंडियन साइकोलॉजी की, या जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो स्टार्ट होती है जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी एस्टैब्लिश किया जाता है। मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में था, यहाँ से इंडियन साइकोलॉजी का जो करियर है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट सिलेबस था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1915। मतलब कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी था। इस डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी से हम साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, और 1915 में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इंडिया में खोली जाती है। कहाँ पर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1916। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो अपना सबसे पहला डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का स्टार्ट करती है 1916 में। मतलब कि 1915 में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन होती है, और नेक्स्ट ईयर 1916 में ही डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है एस्टैब्लिश हो जाता है। पहले ये सब कुछ
डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंडर हो रहा था, अब डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बन गया और एक और डिपार्टमेंट बन जाता है ईयर 1938 में, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जहां पर हम अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए भी एक डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, सो यहां से धीरे धीरे करके जो है डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं। इन पॉइंट्स को हम नोट करते हुए चले। सो देखो, सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यहां पर क्या एक चीज हुई, जो डिपार्टमेंट था आपका फिलोसॉफी का, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी, यहां पर हमने 1915 में फर्स्ट लेबोरेटरी ओपन करी, फर्स्ट लेबोरेटरी जो है ओपन करी, किसी चीज को लेके, साइकोलॉजी को लेके। एंड देन हमने ईयर 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ओपन किया। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो है ये हमने स्टैब्लिश किया और ईयर 1938 में हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ओपन किया। मतलब ये क्या हो रहा है कि कैसे धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करना हमने स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे जो है साइकोलॉजी यूनिवर्सिटीज में ग्रो होना स्टार्ट करती है, ये यूनिवर्सिटीज में भी एस्टैब्लिश होती है, यूनिवर्सिटीज में भी साइकोलॉजी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता, हु वॉज ट्रेन्ड इन द USA इन द एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन ऑफ वंट। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जब हम एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो विल्हम वंट थे उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच दिया साइकोलॉजी को लेके, और जब यूएसए में ये स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच पर लेके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे थे, इस एक टाइम पे इंडिया के एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता, जो उस टाइम पे वहाँ पर मतलब थे और उसी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर, उसी एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच के अंदर जो है ट्रेन हो रहे थे साइकोलॉजी में, और यही हैं वो जिनकी वजह से जो है मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होता है, इन्हीं के कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। प्रोफेसर जी बोस जो कि ट्रेंड होते हैं फ्रूडियन साइको एनालिसिस में, हमने देखा सिगमंड फ्रूड का जो है उन्होंने कंसेप्ट दिया साइको एनालिसिस को लेके, जहां पर उन्होंने बात करी अनकॉन्शियस माइंड को लेके, और जो है बिहेवियर जो है ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की उन्होंने बात करी। सो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे साइकोलॉजी से, और इनका भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में साइकोलॉजी एस्टैब्लिश करने में। इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में इंडिया में ओपन किया। देखो, फ्रूड का साइको एनालिसिस का कांसेप्ट था, उससे ट्रेन होकर इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन ओपन किया, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन ईयर 1922 में। ये हम अलग बात कर रहे हैं, यहां तक हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। इन्होंने क्या ओपन किया, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। क्लियर है? सो ये एक पॉइंट भी आपको जो है ध्यान में रखना है कि कौन सी एसोसिएशन जो है किसने ओपन करी और ये किसने किया। सो डॉक्टर बोस या प्रोफेसर बोस हम कहें, ठीक है, प्रोफेसर बोस जो थे उन्होंने 1922 में इस एक चीज को ओपन किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट, Departments of psychology in the universities of मैसूर and पटना were other early centers of teaching and research in psychology। इसके बाद में मैसूर में और पटना में भी जो है साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाते हैं, जिससे साइकोलॉजी में जो है टीचिंग, रिसर्च, ये सारे प्रोग्राम्स बढ़ते चले जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसे करके साइकोलॉजी को लेके जो है एक तरीके से बोलते ना कि जागरूकता जो है आने लग जाती है, धीरे धीरे जो ये डिसिप्लिन है एस्टैब्लिश होना स्टार्ट करता है। एंड फ्रॉम दीज मॉडेस्ट बिगिनिंग्स मॉडर्न साइकोलॉजी हैज ग्रोन एज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन इंडिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। और इस एक बिगिनिंग के साथ में ये जो सारी शुरुआत हो रही है, इसके साथ में मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में एस्टैब्लिश होता है, जिसमें टीचिंग, रिसर्च और एप्लीकेशन को हम मतलब कर सकते हैं, मतलब साइकोलॉजी में हम टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उसको, साइकोलॉजी बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। There are two centers of excellence in psychology supported by the UGC at Utkal University भुवनेश्वर and at University of Allahabad। दो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हैं जिसे UGC जो है सपोर्ट करता है, ठीक है, साइकोलॉजी के सेंटर हैं जिसे UGC सपोर्ट करता है, और वो है एक उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में।
अबाउट 70 यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन साइकोलॉजी। और कुछ इस तरह से आज के डेट में करीब ऐसी 70 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी टीचिंग साइकोलॉजी में स्टैब्लिश होती है और धीरे धीरे करके मॉडर्न साइकोलॉजी इंडिया में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। किस तरह से साइकोलॉजी अब इंडिया में डेवलप हुई, उसके कुछ फेजेस हैं जो कि हमको दुर्गानंद सिन्हा ने बताए हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये उनकी बुक है जो 1986 में पब्लिश होती है। इसमें वो मॉडर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री बताते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस की तरह है और ये इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश हुई, तो इसके लिए वो 4 फेजेस की बात करते हैं कि 4 फेजेस में जो है इंडिया में साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होती है। कौन सी बुक है उनकी और कब पब्लिश हुई, ये आपको पता होना चाहिए। दुर्गानंद सिन्हा बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस इन 1986। तो उनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फेज है दैट इज टिल इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस तक है, मतलब 1947 तक। Now this was a phase with emphasis on experimental psychoanalytical and psychological testing research which primarily reflected the development of the discipline in western countries। इस एक फेज में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करना, साइको एनालिटिकल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना, रिसर्च करना, और ये सारी चीजें जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहे थे साइकोलॉजी को लेके, वहां से हमने स्टार्ट किया। मतलब कि साइकोलॉजी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी उसमें एनालिटिकल सारी चीजें होती हैं, साइकोलॉजी को टेस्ट करना, साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में जानना। सो इन शॉर्ट ये जो पूरा इनिशियल पीरियड था इसमें हम साइकोलॉजी को समझ ही रहे थे, ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज जो इंडिपेंडेंस तक था, ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकंड फेज जो कि 1960s तक है, देखो यहां पर हम समझ लेते हैं और अच्छे से। तो फर्स्ट फेज जो कि जहां पर मतलब ये कब तक रहता है, ये रहता है कर 1947 तक, ठीक है, 1947 तक रहेगा और इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स और जो है बिहेवियर और साइको एनालिटिकल इन सारी चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करें, फोकस करें कि ये सारी चीजें क्या होती है, इन शॉर्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड फेज है, सेकेंड फेज, ये हम क्या समझ रहे हैं कि इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो दुर्गानंद सिन्हा ने इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज यहां तक है, सेकेंड फेज है 1960s तक। कब तक है, 1960s तक। इस एक फेज में क्या होता है, was a phase of expansion of psychology in India into different branches of psychology। साइकोलॉजी का डेवलपमेंट या एक्सपेंशन स्टार्ट होता है और साइकोलॉजी को हम डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज इंडियन साइकोलॉजी शोड अ डिजायर टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग टू लिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी टू द इंडियन कंटेक्स्ट। दे डिड दिस बाय यूजिंग वेस्टर्न आइडियाज टू अंडरस्टैंड द इंडियन सिचुएशन। यहाँ पर जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या एक चीज करना चाहते थे, वो कहते थे कि इंडिया की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी को समझा, पढ़ा, मतलब सारी चीजों को जाना और उसके बाद में उसको इंडिया में जो भी कंसेप्ट्स हैं या इंडियन साइकोलॉजी जो है उसमें अप्लाई किया। इन शॉर्ट इंडियन साइकोलॉजी को वेस्टर्न साइकोलॉजी से लिंक अप करके, कनेक्ट करके फिर उसको डिटेल में समझने की कोशिश करी। थर्ड जो फेज है आपका वो है पोस्ट 1960s फेज। कौन सा फेज है, पोस्ट 1960s, यानी 1960 के बाद का जो फेज आएगा, ठीक है, फेज पोस्ट 1960। देखो इस एक चीज को और क्या कहा जाता है, फेज ऑफ प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, जहां पर हम प्रॉब्लम ओरिएंट होकर रिसर्च को कर रहे हैं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उस एक चीज पर फोकस करते हुए फिर रिसर्च कर रहे हैं। सो साइकोलॉजिस्ट बिकेम मोर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, साइको एनालिटिकल चीजों पर ध्यान दिया और ये सारी चीजें करके हमने जो है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब कुछ किए। सेकेंड फेज में जब हम आ गए तो हमने जो है साइकोलॉजी को इंडिया में एस्टैब्लिश किया और उसको वेस्टर्न साइकोलॉजी से कनेक्ट करके, लिंकअप करके इंडिया की सिचुएशंस को समझने की कोशिश करी। थर्ड फेज में इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स थी, इंडियन सोसाइटी की जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तो हमने इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और उसके बाद में उसमें साइकोलॉजी को जो है अप्लाई किया। Further, the limitations of excessive dependence on Western psychology for our social context were also realized. Leading psychologists emphasized the significance of research which is of relevance to our situation. लेकिन धीरे धीरे हमको ये एक चीज समझ में आई कि अगर हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे हमारे अपने सोशल कंटेक्स्ट के लिए, सो दैट विल नॉट बी ओके। मतलब इंडिया की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि हम सारा कुछ जो है वेस्टर्न साइकोलॉजी से परचेस करें, बोरो करें और उसको फिर इंडिया में इंप्लीमेंट कर दें, ये एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने साइकोलॉजी को इंडिया
में मतलब इंडिया की ही साइकोलॉजी रहे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसमें कम से कम रहे, हम ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो, इस एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया और जो भी इश्यूज या जो भी सिचुएशंस इंडिया में रिलेवेंट थे उन सारी चीज़ों पर फोकस किया। The search for a new identity of psychology in India led to the phase of indigenization, which started during the late 1970s and considered as fourth phase. तो 1970s से जो है आपका 1970s से मतलब ये एक टाइम पीरियड हो गया आपका 1960 से लेके 70 तक और फिर 70s के बाद में जो है आपका फोर्थ फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ फेज जो है वो स्टार्ट होता है, इसे फेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन कहा जाता है। इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम सारा कुछ जो है इंडिया पर ही फोकस करते हुए फिर साइकोलॉजी को जो है इंडियन साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। Besides rejecting the Western framework, Indian psychologists stressed the need for developing an understanding based on a framework which was culturally and socially relevant. हमने वेस्टर्न फ्रेमवर्क को रिजेक्ट किया कि हम वेस्टर्न आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा जो है मतलब फोकस नहीं कर सकते, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इंडिया की साइकोलॉजी के लिए हमने इस एक चीज़ पर फोकस किया कि हम इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को जो है रेलिवेंट माने, उसको इंपॉर्टेंस दें और उसके बाद में जो भी मतलब सारी चीज़ें हैं, जो भी पूरा इंडिया का फ्रेमवर्क है उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम इंडिया में साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं तो वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इंडियन सोसाइटी कैसी है, इंडिया कल्चर कैसा है, इस एक चीज़ को जब हम जानेंगे तो हमको जो है मतलब इंडियन साइकोलॉजी में हम एक तरीके से जो है महारत हासिल कर सकते हैं। This trend was also reflected in some attempts to develop psychological approaches based on traditional Indian psychology, which came from our ancient text and scriptures. और इसकी वजह से क्या होता है, फिर हम जो हमारे पुराने टेक्स्ट वगैरह हैं, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, एंशियंट है सॉरी, ठीक है, तो हमने उसमें से जो भी हमारा ट्रेडिशनल इंडियन साइकोलॉजी थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हमारे यहाँ पर इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन था जहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, बट हम उसको ध्यान नहीं दिया और हम वेस्टर्न डेवलपमेंट्स को फोकस करने लग गए। अब लास्ट तक आते आते हमने वेस्टर्न को साइड में कर दिया और इंडिया का जो एंशियंट ट्रेडिशन था, इंडिया का जो अपना सारा कुछ मतलब सिस्टम था पूरा, जो भी जिस भी तरह से इंडिया में फिलोसॉफी थी, उस एक चीज़ को फोकस में लेते हुए फिर हमने इंडियन साइकोलॉजी को परफॉर्म किया। 10 This phase is characterized by the developments in indigenous psychology, which originated from the Indian cultural context and was relevant for society and Indian psychology based on the Indian traditional knowledge system. तो इस फेज में ये जो इंडिजिनाइजेशन पूरा हुआ है, तो यहाँ से इंडिजिनस साइकोलॉजी डेवलप होती है जो इंडिया के कल्चर से, इंडिया की सोसाइटी से बनी हुई होती है, जिसमें इंडिया का अपना ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ठीक है, While these developments continue, psychology in India is making a significant contribution to the field of psychology in the world. अब जब ये सारे डेवलपमेंट चल ही रहे थे तो इंडिया जो है मतलब इंडिया जो है बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बनाता है साइकोलॉजी को लेके। मतलब सबसे पहले इंडिया ने कहाँ से स्टार्ट किया कि पहले साइकोलॉजी को समझा, फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी साइकोलॉजी को लेके जो भी सारी चीज़ें थी उसे समझा, फिर थर्ड फेज तक आते आते ये एक चीज़ समझी कि हम कैसे साइकोलॉजी को इंडियन प्रॉब्लम्स को कैसे साइकोलॉजी के अंदर समझ सकते हैं। लास्ट तक आते आते हमने वेस्टर्न को साइड में कर दिया, इंडियन पर आ गए और इंडिजिनस साइकोलॉजी जो है हमने एस्टैब्लिश करी। इस एक चीज़ मतलब ये एक जो डेवलपमेंट हो रहा था, इससे पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने जो ये इंडियन साइकोलॉजी जो है उसने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने जो है दिए। It has become more contextual, emphasizing the need for developing psychological principles which are rooted in our own social and cultural context. ये एक चीज़ समझ में आने लगी कि जब हम अपने खुद के एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करेंगे जो कि हमारे सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड में होंगे, हमारी रूट जो है हमारी सोसाइटी में, हमारा जैसा भी कल्चर है, जब उन चीज़ों से निकल के हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बनाएंगे तो हमारा जो साइकोलॉजी है मतलब हमारी जो साइकोलॉजी है वो और ज़्यादा कंटेक्चुअल होगी। Alongside, we also find that new research studies involving interfaces with neurobiological and health sciences are being carried out. फिर इसके साथ में धीरे धीरे हमने इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट देखा और हमने देखा कि नई नई रिसर्च स्टडीज हो रही हैं जहाँ पर न्यूरोबायोलॉजिकल और हेल्थ साइंसेस की बात होती है। तो इंडिया में साइकोलॉजी जो है कुछ इस तरह से ग्रो करती है। ठीक है, ये 4 फेजेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये 4 फेजेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि पहले तो उनका टाइम पीरियड क्या है और कौन से फेज में किस एक चीज़ को किया गया। ये 4 फेजेस का कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया? दुर्गानंद सिन्हा ने किया। सो उन्होंने उसमें क्या सारी चीजें बताई, क्योंकि ये इस एक चीज पर जो है क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्गानंद सिन्हा ने जो है इंडियन साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को लेके कौन से फेजेस बताए या कौन से वो 4 फेजेस हैं जिससे इंडियन साइकोलॉजी जो है डेवलप होती है। तो वो आपको 4 फेजेस पता होने चाहिए।
अल्टीमेटली धीरे धीरे होता यह है कि इस तरह से जो साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, इससे पूरे डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाता है इंडिया के अंदर। इंडियन साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में मेजर कंट्रीब्यूशन देती है और साथ ही साथ में इंडियन साइकोलॉजी का बहुत ही वास्ट जो है मतलब लार्ज एरिया फिनोमेना हो जाता है, वास्ट एरिया स्कोप हो जाता है जब इंडियन साइकोलॉजी अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से ही जनरेट होती है। तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट मतलब और क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं और क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर आप एक साइकोलॉजी पढ़ते हुए अपना करियर बना सकते हो। तो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वही नहीं होते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है तो उन एक सारी चीज़ों से डील करें, ना केवल इतना बल्कि साथ ही साथ में हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स में, हर एक सेक्टर में और साथ ही साथ में IT इंडस्ट्रीज में भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है कि साइकोलॉजी क्या मीनिंग होता है, साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, साइकोलॉजी में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, आपने अगर उसे देखा है, नहीं देखा है तो देख लो आप उसको जाके। सो आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी को पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो इंडिया में जो हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा और उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है जो आपके कोर्स से, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले तो देखो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट्स कैसे हुए हैं। तो पहले जो है मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। ये सब कुछ 1946 तक ही है, जो मैं आपको बता रही थी ना कि जो फर्स्ट फेज़ है, कि फर्स्ट फेज़ जहाँ पर अभी तो हम समझ ही रहे हैं साइकोलॉजी को, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, अभी हम टीचिंग में, एक्सपेरिमेंट्स में, इन सारी चीज़ों में ध्यान लगा रहे हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमने देखा कि यार वेस्टर्न डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न डेवलपमेंट्स के साथ में भी जो है इंडियन साइकोलॉजी के लिंक होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर वेस्टर्न साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी को लिंक अप करके, इंटरेक्ट करके फिर कंसेप्ट्स को समझा। थर्ड तक आते आते हमको ऐसा लगा कि हमने जो भी साइकोलॉजी से समझा है उसे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए और इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए। बट जब हमने देखा कि वेस्ट और इंडिया, अगर इन दोनों को क्लब कर दोगे और फिर इंडियन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढोगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत अलग है, इंडियन सोसाइटी बहुत अलग है। इंडियन सोसाइटी जैसा कल्चर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इंडियन सोसाइटी जैसी कोई और सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतने ज़्यादा जो है मतलब इतने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशीज या ह्यूमन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें जब ये एक चीज समझ में आई तो हमने जो है किसी एक चीज पर फोकस किया, इंडिजनाइजेशन पर, कि हम अपनी इंडिजीनियस साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करेंगे जहां हम इंडियन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेंगे। क्योंकि जब हम इंडियन सोसाइटी को अच्छे से जानेंगे, इंडियन कल्चर को अच्छे से जानेंगे, तब हम वहां की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन ही सॉल्यूशन हमें चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम USA का मॉडल इंडिया में जो है अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम इंडिया को जानेंगे, इंडियन प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो इंडियन सॉल्यूशन ही उसके लिए हमको चाहिए। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बस जाते जाते एक और चीज़ और देख लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो सभी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब सब कुछ चाहिए कि भैया बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाए, कोई भी दिक्कत ना आए, हमको कोई भी चीज़ समझने में बुक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सब कुछ मिल जाए, तो जस्ट वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो आप। क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या कोर्स स्टडी करना है उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ आ जाएंगे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन रहेगा। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं सबको इसके बारे में बताओ, ताकि सभी को 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।